Students, today we'll continue with the haloalkanes and haloarine, and today our topic will be first the reactivity of the haloalkanes. तो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कुछ दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हो सकता है CH3 CH2Br CH3 CH2I CH3 CH2F and CH3 CH2Cl, ब्रोमो इथेन, आइडोइथेन, फ्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, ये इनके नेम हो गए। ठीक, अब हो सकता है नेम भी दिए हो, कुछ जरूरी नहीं ना ये दिया हो ऐसा, इसलिए कह रहा हूँ नोमेनक्लेचर को आप ध्यान से कर लेना। मे भी वहां दिया हो फाइंड आउट द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दीस, मींस लाइक आइडोब्यूटेन, फ्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन, इस तरीके से वो आपको आना चाहिए बनाना। नाउ सी, देखो इन सब में इतना ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ भी सेम ना हो। यहाँ देखो कार्बन की चेन सेम है, ध्यान रखना आपको पक्का ऐसा होगा, ये अदरवाइज कभी रिलेशन बनेगा ही नहीं कि सब कुछ चेंज कर दे, कार्बन की चेन चेंज कर दें, हेलोअल्केन भी चेंज कर दें, वैसा नहीं, कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर कार्बन चेन बिल्कुल सेम है, और ध्यान देना जो बॉन्ड बनेगा कार्बन और ब्रोमीन का, यहाँ बॉन्ड बनेगा कार्बन और आयोडीन का। लास्ट वीडियो बताया मैंने आपको कैसे बनता है वो, कार्बन फ्लोरीन का एंड कार्बन क्लोरीन का। अब रिएक्टिविटी क्या होती है? रिएक्टिविटी देखो तब तक नहीं होगी जब तक बॉन्ड नहीं टूटेगा। अब यहाँ रिएक्टिविटी, हेलोअल्केन्स की रिएक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड कितना इजीली टूटता है। जितना इजीली ये बॉन्ड ब्रेक होगा उतना ही इजीली ये रिएक्शन के लिए अवेलेबल है, क्योंकि यह जाएगा तो कुछ आ जाएगा यहाँ पर और ये रिएक्टिव बन जाएगा। रिएक्टिव मींस टेंडेंसी टू रिएक्ट विद सम अदर रिएक्टेंट, उसके लिए यहाँ से ये बॉन्ड टूटना जरूरी है। वी नो, ये कर चुके हैं, पी ब्लॉक से कर रहे हैं। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है बॉन्ड वीक होगा तो यहाँ रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा? CF मींस यहाँ पर फ्लोरोइथेन, ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। क्यों? इसमें बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्ग है कार्बन और फ्लोरीन के बीच में। व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। योर आंसर्स एंड रीजन शुड बी अप्रोप्रिएट। कि अगर पूछता है why the CF bond is least reactive, and the answer is due to the small size of fluorine, the bond between the carbon and the fluorine is strong, that's why it won't break and it is least reactive. और जो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है ये सबसे वीक होगा। Why? Because of this large size of the iodine, that's why this bond is very weak and this compound is the most active compound. ठीक, तो रिएक्टिव ऑर्डर क्या रहेगा आपके पास? सबसे ज्यादा रिएक्टिव नंबर 1, उससे कम रिएक्टिव देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ब्रोमीन वाला कंपाउंड सेकंड नंबर पर, उससे कम क्लोरीन, और ये फोर्थ नंबर, यानी कि सबसे कम ये नंबर 1 पर ये आया और नंबर 4 पर ये आया। तो फ्लोरीन इज द लीस्ट रिएक्टिव, स्मॉल साइज, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। Iodide is the maximum reactive, most reactive due to the large size of iodine and weak bond. ठीक, तो इनमें से कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो रिएक्टिविटी वाला, और उसका कुछ कंसेप्ट हम कल कर चुके हैं। वो रहेगा रिएक्टिविटी ऑफ द एलिफैटिक और एरोमेटिक, या साइक्लिक और एरोमेटिक, मींस एरोमेटिक और किसी और के बीच में। जैसे ये ले सकते हैं हम CH3Cl और इधर से बेंजीन के साथ में Cl, या फिर इसको ऐसे लिखा हो सकता है CH3Cl और यहाँ लिखा हो ArCl। Ar का मतलब एरोमेटिक बेंजीन रिंग होगा, ये समझ जाना। अगर Ar लिखा है इसका मतलब है बेंजीन रिंग। नाउ देखो बेंजीन वाला कोई भी कंपाउंड हो ये सबके लिए कॉमन आएगा, आगे भी चलती रहेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये, कि और बेंजीन वाले कंपाउंड में हमेशा रेजोनेंस होगी। रेजोनेंस आप लोग पढ़ चुके हैं +1 में, बहुत डिटेल में करवा चुका हूं आपको मैं, 3-4 एग्जांपल भी दिए थे। यहाँ क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर यहाँ आएगा, इससे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऑल्दो बिल्कुल अगर हम बोलते हैं एक्यूरेट लैंग्वेज में इसे कहेंगे पार्शियल बॉन्ड, क्योंकि कुछ एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये होगा, कुछ में नहीं होगा। तो आउट ऑफ 5 3 में होगा, दैट्स व्हाई
मीन्स 3 और डिवाइड बाय 5, तो जितने परसेंट भी है कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है, इसे हम कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा, तो वैसे भी डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई बेंजीन वाले या एरोमेटिक कंपाउंड किसी भी, चाहे एलिफेटिक हो या फिर देखो कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है इस तरीके से भी, ये आपके पास साइक्लिक कंपाउंड आ गया और ये बेंजीन। अब लगता है ऐसे है कि दोनों बराबर है, बट डिफरेंस है। ये आपके पास एरोमेटिक है, यहाँ रेजोनेंस होगी, डबल बॉन्ड आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। दैट्स व्हाई इट इज लीस्ट मींस लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड। ठीक, तो यहाँ रिएक्टिविटी पर इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, दो टाइप के। ठीक, चलो इसके बाद हमें स्टार्ट क्या करना है, यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आज बिल्कुल अभी तक आपने नहीं किया होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसे स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है, उसके बाद हेलो एल्केन्स में ये कैसे काम करेगी, और इसमें से एक क्वेश्चन का आना 100% श्योर है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 1 मार्क में आए, 2 में आए, जैसे भी आए, बट क्वेश्चन का आना पक्का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो आप ना कोई भी सिंपल लाइट लें, अगर जैसे आपके पास बल्ब लाइट है, आपके सनलाइट भी है, एक्चुअल में ये जो लाइट होती है, दिस लाइट वाइब्रेट और रोटेट इन एवरी प्लेन। ये सिंपल लाइट, मान लो आपके पास ये बल्ब है और यहां से लाइट चल रही है, तो जो ये लाइट है ये हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी। अब इसके बाद आप इसको पास कर दो थ्रू द पोलराइजर, तो पोलराइजर क्या करेगा, इस लाइट को एक ही प्लेन में, लाइक ये वाला प्लेन मान लो, या फिर आप कहो ये वाला प्लेन, मींस एक ही प्लेन में चेंज कर देगा। एंड दिस लाइट नाउ विच इज ट्रेवलिंग इन अ सिंगल प्लेन, this light will be known as now plane polarized light, plane polarized light। और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर अब आप इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अब आप किसी सॉल्यूशन में से पास करो, अगर अब जरा ध्यान देना, सॉल्यूशन में से पास करने पर 3 बातें पॉसिबल हो सकती हैं। फर्स्ट थिंग, ये लाइट ऐसे जा रही है, मींस आप थोड़ा इसको सिंपल समझने के लिए, तो ताकि आपको समझ आ जाए, ये मान लो कि प्लेन ये है, बिल्कुल स्ट्रेट प्लेन, और तो कोई भी हो सकता है, बट समझने में आसानी रहेगी इसको। अब ये लाइट की 3 पॉसिबिलिटी हैं, या तो इसमें से पास हो, जैसी जा रही थी वैसे की वैसे निकल जाए, मींस इसी डायरेक्शन में निकल जाए, इस तरीके से पास होकर के। एक डायरेक्शन ये है कि ये इस राइट साइड में, या एक डायरेक्शन लेफ्ट साइड में डिविएट कर जाए, मींस ये आपके पास एक सॉल्यूशन है। अब इसमें से कौन सी लाइट है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस सॉल्यूशन से पास करे तो 3 पॉसिबिलिटी, फर्स्ट कुछ भी ना हो, जैसी थी वैसे पास हो गई। सेकंड पॉसिबिलिटी, ये लाइट राइट की तरफ डिविएट कर जाए। थर्ड पॉसिबिलिटी, लाइट जो है वो लेफ्ट की तरफ डिविएट कर जाए। इन सब पॉसिबिलिटी के बेसिस पर ये जो कंपाउंड, जो सॉल्यूशन है और जिस कंपाउंड से बना हुआ है सॉल्यूशन, और जिस कंपाउंड से बना हुआ है उसे हम डेक्स्ट्रो या लीवो रोटेटरी बोल सकते हैं। अब देखो क्या होता है, अगर आप इस सॉल्यूशन में से लाइट को पास करो और लाइट जाती है आपके राइट साइड की तरफ, ठीक, मींस लाइट इज डिविएटिंग, कौन सी लाइट, plane polarized. If the plane polarized light after passing through the solution is deviating towards the right side, then this compound, means जिस सब्सटेंस का ये सॉल्यूशन बना हुआ है, उस सब्सटेंस को बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट हमेशा, जैसे ना जो होते हैं राइट साइड वाले, उनको हम बोलते हैं कि वो डेक्स्ट्रो से, उनका डेक्स्ट्रो होता है वहां पर। ठीक, ऐसे ही अगर लाइट आपकी लेफ्ट की तरफ मूव हो जाए तो हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन जिस सब्सटेंस से बनके बना हुआ है
दैट सब्सटेंस अगर लेफ्ट की तरफ लाइट जा रही है तो उस सब्सटेंस को हम कहेंगे लीवोरोटेटरी। ठीक, अब मे बी की लाइट कहीं तक भी मूव ना करे, ठीक, वो देखते हैं कंडीशन क्या होगी। फर्स्ट दो कंडीशन हो गई, यानी कि ये सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन इज नाउ शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो गई, व्हेन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट is passed through the solution and the light deviates either toward the left or right side, then this phenomena is known as optical activity of the solution. This solution is showing optical activity. लेकिन अगर लाइट कहीं भी पास ना हो तो हम कहेंगे ये solution optical activity शो नहीं कर रहा है, it means solution is optically inactive. इस कंडीशन में solution को हम optically इनएक्टिव बोल देंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन कहा जाएगा इसको, इस कंडीशन में जब ये कहीं पर भी पास ना करे। अब यहां पर बात समझ आती है कि जैसे आपके पास मैं अगर एग्जांपल लूं, बहुत इजी से एग्जांपल है, ग्लूकोज। आपने देखा होगा जब भी ऐड आती है वहां आता है ग्लूकोन डी। एक्चुअल में ग्लूकोज एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। ग्लूकोज इज अ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, और जो ग्लूकोज हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसमें से अगर आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करोगे तो वो राइट की साइड जाएगी, दैट्स व्हाई उसको डी ग्लूकोज बोलते हैं, और लीवोरोटेटरी लेफ्ट की तरफ करेगा। तो हमें जो एल ग्लूकोज जो है वो हमारे लिए सही नहीं है, वी कंज्यूम ओनली द डी ग्लूकोज। ठीक, तो ग्लूकोज भी एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। तो ये तो हो गई हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब अगर बात करें कौन से सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं या कौन से नहीं करते, वो जरा समझना है आपको। अब जब जरा इसको मैं सिंपल वे में लूं, ऑल्दो क्वेश्चन तो हमारा हेलो अल्केन से ही आएगा, बट सिंपल वे में समझ लें। देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं अल्फाबेट से, जैसे आपके पास ये ए आ गया, ठीक, आप इसको अगर बिल्कुल सेंटर से कट करो तो इसका जो ये वाला हाफ है ये बिल्कुल इसके जैसा होगा। इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम कहेंगे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अगर मैं यहां पर लिखता हूं फॉर एग्जांपल डी, ये डी लिख दिया, और इसका हाफ चाहे ये कहीं से भी हाफ ले लो, इसको लिए देते हैं हाफ, ये हाफ लिया, तो ये वाला पार्ट इस पार्ट जैसा नहीं है, तो यानी कि ये कैसा हो गया, अनसिमेट्रिक और असिमेट्रिक, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक। अब देखो जो सिमेट्रिक है, अब उसमें से लाइट मान लो कि मॉलिक्यूल है, आपने लाइट का पास किया, अब मॉलिक्यूल के दोनों पार्ट एक जैसे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना तो वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगी ना ही वो राइट की तरफ मूव करेगी, वो स्ट्रेट पास हो जाएगी। बट जो अनसिमेट्रिकल हैं, जिनका एक पार्ट दूसरे पार्ट जैसा नहीं है, तो एक पार्ट जो मान लो ये वाला पार्ट, हर उसके अंदर उस मॉलिक्यूल का ये वाला पार्ट, ये क्या करेगा, लाइट को लेफ्ट की तरफ मूव कर देगा, और ये वाला पार्ट क्या कर देगा, राइट की तरफ मूव कर देगा। यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए सबसे बड़ी बात मॉलिक्यूल का असिमेट्रिक होना है, कि मॉलिक्यूल शुड नॉट बी सिमेट्रिक, इट शुड बी असिमेट्रिक। ये जरा ध्यान रखना है इस बात का, और यही आपके पास काम आएगा आपको अब जो क्वेश्चन बनेगा, कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी पता लगानी है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो उस सब्सटेंस के अंदर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी असिमेट्रिक। और यहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है कायरल कार्बन। अब ये जरा समझ लो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड आउट द कायरल कार्बन इन द गिवन कंपाउंड। इन द एनुअल एग्जाम आपको एक कंपाउंड दिया होगा, वो कहेंगे इसमें से कायरल कार्बन को फाइंड आउट करो। तो कायरल और अकायरल कार्बन क्या होते हैं वो देख लेते हैं। बस इसी को अगर आपको समझ आ जाता है कि व्हाट इज कायरल कार्बन एंड व्हाट इज अकायरल कार्बन, तो समझो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ा ही इजी है तब तो। फर्स्ट सी है कायरल कार्बन क्या होगा, कायरल कार्बन, और जिस अगर मॉलिक्यूल के अंदर एक भी कायरल कार्बन हुआ, सिंगल कार्बन भी कायरल हुआ, समझ जाना कि वो सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिविटी 100% गारंटेड शो करेगा। तो रही बात कायरल कार्बन की, क्या देखो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, 1 2 3 4। अगर इसकी
मतलब आपके पास कंपाउंड दिया है और उस कंपाउंड में अगर एक भी कार्बन ऐसा है जिसके पास चारों के चारों ग्रुप अलग हैं, उस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। और ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई भी ऐसा कार्बन हो जिसके चारों ग्रुप अलग हो, उस वो आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। इसको मैं सिंपल ए बी सी डी ऐसी कंडीशन में कायरल कार्बन होगा। अब देखते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और ये क्वेश्चन भी है आपका प्रीवियस ईयर में। 1 ब्रोमोब्यूटेन एंड 2 ब्रोमोब्यूटेन। एक तो ये बताओ कि इसमें से कोई कौन सा आपका जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा कार्बन कायरल है। तो जरा समझो, 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 कहा है तो Br यहां लग जाएगा, CH2 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 CH3। और 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 पर कंडीशन ये वाली है, 1 2 3 1 2 1 2 1 3। अब देखो फाइंड आउट कर लेते हैं ये वाला कार्बन फर्स्ट। चलो फर्स्ट यहां से लेते हैं, 1 2 3 4, काउंट करते हैं 4 से। इसके पास 3 H हैं, देखो जरा ध्यान देना, इसके पास ये अलग है, ये पूरा ग्रुप अलग है इसका। ये जरा ध्यान रखना, बच्चे सोचते ये वाला नहीं, ये पूरा ग्रुप, एक ये है, एक ये है, एक पूरा ये है। ठीक है, ये तो अलग हो गया, बट 3 हाइड्रोजन एक जैसे हैं। हमारे पास 2 भी एक जैसे नहीं होने चाहिए, ये कार्बन कायरल नहीं है। ये कार्बन, इसके पास एक H ये रहा, एक H ये रहा, और दो ये क्या है CH3, और ये क्या है CH2Br, ये अलग है। 2 अलग अलग हो गए, लेकिन 2 सेम हाइड्रोजन है, यहां भी 2 सेम हाइड्रोजन है, यहां भी 2 सेम हाइड्रोजन है। एक भी कार्बन यहां पर असिमेट्रिक नहीं है, मींस कायरल नहीं है, सबके सब कार्बन अकायरल हैं। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, वाई ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन। यहां कायरल कार्बन नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। चलो यहां देख लेते हैं। देखो पहले बातों को मैं हिंट दे रहा हूं क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, डायरेक्टली कंसेप्ट पे आओ, और मतलब कम से कम रहे डाउट बेटर रहता है। मैं अगर बैठ जाऊं इस तरीके से सोल्व करना तो आप बाद में फंस जाओगे। देखो जरा ध्यान देना, आप उस कार्बन पे फोकस करना जिसके पास लगा हो कोई डिफरेंट ग्रुप। ऑल्दो यहाँ हेलोजन है क्योंकि बाकी के पास तो अच्छा ही है। आपको अगर मिलेगा ना कायरल कार्बन वो मिलेगा जहां पर हेलोजन, अल्कोहल, कोई H के अलावा कुछ और नया लगा हुआ है, क्योंकि वही डिफरेंस क्रिएट करेगा। आप हर कार्बन के पास जाकर देखने बैठ जाओगे कौन सा सिमेट्रिक कौन सा एसिमेट्रिक, तो बहुत टाइम लग जाएगा। मे बी कुछ ऐसा हो जाए कि आपके मन में डाउट आ जाए और क्वेश्चन वहां गलत भी हो सकता है। तो करना क्या है, आपने बड़े केयरफुली सबसे पहले वो कार्बन चूज करो जिसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट अलग सा लगा हो, या फिर कोई जैसे अल्कोहल लगा दिया, कुछ ऐसा लगा हुआ हो। अब देखो मैं डायरेक्टली आ रहा हूं इसके ऊपर, ये कार्बन पे देखो, इस कार्बन के साथ में एक ग्रुप ये लगा हुआ है, ये कौन सा ग्रुप है CH3। एक ग्रुप ये लगा हुआ है Br ग्रुप, एक लगा हुआ है हाइड्रोजन, और एक ग्रुप पूरा ये वाला है, जरा ध्यान रखना। तो 4 अलग अलग यहां पर इसके पास हैं, दैट्स व्हाई अब इसको आप ऐसे लिखोगे ये। और अगर क्वेश्चन आया तो लिख देना इस तरीके से, ऊपर आप लगाओगे एस्टेरिक मार्क। कायरल कार्बन के लिए लगाते हैं एस्टेरिक मार्क, यहां लगा के एस्टेरिक मार्क और लिख दोगे दिस कार्बन इज कायरल। तो पूछा गया, पूछते भी हैं कई बार, तो आई थिंक अब पता चल गया होगा कि मींस हाउ टू फाइंड द ऑप्टिकल एक्टिविटी। एक और एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद चलता हूं आगे। सेम टू सेम एग्जांपल रहेगा, पर थोड़ा सा फर्क है क्योंकि आ चुका है प्रीवियस ईयर में। हल्का सा फर्क ये है कि चेंज होगा फंक्शनल ग्रुप में। जैसे 1 ब्यूटेनॉल एंड 2 ब्यूटेनॉल, तो 1 ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेन 1 ऑल भी बोल सकते हैं हम इसको, ब्यूटेन 1 ऑल, और ब्यूटेन 2 ऑल। इन दोनों में से कौन सा कार्बन, कौन सा सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है? बड़ा आसान है, पता ही लग गया होगा वैसे देख करके ही, ब्यूटेन 2 ऑल ही होगा, बट फिर भी फाइंड करते हैं। ब्यूटेन
1 2 3 4 1 ओल है तो 1 पे OH, बाकी देखो सबके पास, खुद देखो अपने आप ही कम से कम दो H सबके पास कॉमन है, यहाँ कहीं पर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं होगी। फिर ये 1 2 3 4, अब H H H 2 पर OH है, ब्यूटेन 2 ओल बन गया, ये ब्यूटेन 1 2 पर ओल आ गया OH। तो देखो इस कार्बन के साथ में एक लगा हुआ है CH3 ग्रुप, एक लगा हुआ है H, एक लगा हुआ है OH और एक लगा हुआ है ये वाला ग्रुप C2H5। चारों ग्रुप अलग हैं, दैट्स व्हाई इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन ये हो गया। अब एक कंडीशन बताओ जरा सोच करके, अगर कोई एक ऐसा सब्सटेंस हो या कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो और 50% क्या हो, लिवोरोटेटरी, मींस हाफ डेक्स्ट्रो और हाफ लिवो, तो वो सब्सटेंस कैसा होगा? तो देखो उस सब्सटेंस के अंदर आपकी लाइट जो है वो किसी भी डायरेक्शन में डेविएट नहीं करेगी, इट विल पास स्ट्रेट। लेकिन इसको आप ये नहीं कहोगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, इस सब्सटेंस को हम बोलते हैं रेजिमिक, इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं रेजिमिक मिक्सचर। लाइट आई, पास हो गई, तो अगर इसमें 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो, तो दोनों को मिलाकर के जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम रेजिमिक सॉल्यूशन। सो रेजिमिक सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स इक्विमोलर, इक्विमोलर मींस दोनों के बराबर मोल है, which contain equimolar dextro and levo rotatory solution. In this the light will pass straight and this solution will be optically inactive, this solution will be optically inactive। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन है, एक प्रोसेस होती है रेजिमाइजेशन। What is रेजिमाइजेशन? तो रेजिमाइजेशन is a process in which racemic mixture is obtained by mixing the dextro and the levorotatory solution in equal or equal amount or equimolar amount। ठीक है, जब आप डेक्स्ट्रो और लीवोरोटेटरी सॉल्यूशन को इक्वल अमाउंट में मिक्स करो, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका नाम होगा रेजिमिक मिक्सचर और रेजिमिक सॉल्यूशन, एंड दैट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट विल नॉट रोटेट द लाइट, इट विल नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट और द लेफ्ट साइड। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आज का सेकंड टॉपिक दैट वाज रेजिमिक मिक्सचर एंड मींस ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये भी खत्म हो गया है। तो अब हम इसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।